व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे आज हम। जिसका हम पहले भी यूज कर चुके हैं रेजिस्टेंस में और कैपेसिटर्स में। तो अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या चीज, ध्यान से समझिएगा। ये चार चार रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। ये चार रेजिस्टेंसेस का ये अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर कह दो या पैरेललोग्राम कह दो, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जिसके एक डायगोनल पर आप लगाते हैं सोर्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल, और दूसरे डायगोनल पर आप लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर। चार रेजिस्टेंसेस हैं ये इन द फॉर्म, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आर्म्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, आर्म्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल पर आपने लगाया गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल पर लगाई आपने बैटरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस डायगोनल पर बैटरी, किस डायगोनल पर आपका वो है गैल्वेनोमीटर है। यहाँ बैटरी भी लग सकती है और यहाँ इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लग सकता है। ठीक है। ए बी सी डी, ये आपके क्वाड्रिलेटरल के हेड्स हो गए। और यहाँ पी क्यू आर एस इनके रेजिस्टेंसेज हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है P, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है Q, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है S। और देखना जरा ध्यान से, इसके नाम लिखने में मैंने PQRS, PQRS ऐसे नहीं लिखा, PQRS, PQRS लिखा है। जानबूझकर ऐसे लिखते ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर सा लगे। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप PQRS ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या है देखो, किरचॉफ लॉ हम यूज करेंगे इसमें। और व्हीट स्टोन ब्रिज से पढ़ने से पहले हम दो कंडीशन होती हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की, इसे पहले हम सीख लें। अनबैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन कौन सी होगी? जब आपके इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो हो रही है। ठीक है। व्हेन गैल्वेनोमीटर शो सम करंट, जब इस गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट शो हो रही है, गैल्वेनोमीटर, अच्छा इससे पहले हम गैल्वेनोमीटर समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है। अभी तक आपने गैल्वेनोमीटर कभी देखा भी नहीं है, स्कूल ही नहीं खुला अभी। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक तरह का करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। आप में से ज्यादातर ने लड़कों ने तो स्पेशली जो गेहूं पीसने वाली चक्की होती है वहां जरूर गए होंगे सब, चक्की पर। तो वहां उनके चक्की के जहाँ स्विच होता है, वहां उस स्विच के पास में 2 मीटर लगे होते हैं। एक पर लिखा होता है ए, दूसरे पर लिखा होता है वी। या फिर आटा चक्की नहीं तो आप में से जिसके घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है, सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, वो अपने सबमर्सिबल पंप का जो ब्लॉक है कंट्रोल बॉक्स है, उस बॉक्स पे देखिए 2 मीटर लगे हुए हैं। एक पर लिखा हुआ है कैपिटल ए, दूसरे पर लिखा हुआ है कैपिटल वी। अब ये V और A क्या क्या होते हैं? V होता है वोल्टेज नापने का इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर। और ये सबमर्सिबल सेट पर या आटा चक्की पर नहीं, जो आपके घर में फ्रिज के साथ लगा हुआ है स्टेबलाइजर, या मेन लाइन पर लगा हुआ है स्टेबलाइजर, उसके ऊपर भी ये V लिखा हुआ होता है। इसके अंदर ये बताता रहता है कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने वोल्ट जा रहे हैं, स्टेबलाइजर में कितने आ रहे हैं, कितने स्टेबलाइजर बाहर भेज रहा है। यहाँ इसके बराबर में एक स्विच होता है, स्विच पे लिखा होता है इनपुट, यहाँ लिखा आउटपुट,
ऊपर कर देंगे इसे तो इनपुट बता देगा, नीचे कर देंगे तो बता देगा कितना स्टेबलाइजर कितनी देर आगे। ये वोल्ट लिखा होता है यहाँ पर, यहाँ लिखा होता है 0 वोल्ट, और फिर आगे 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 ये यहाँ 300 वोल्ट तक होता है इसमें अक्सर। तो जब निडिल बिल्कुल यहाँ पहुंच गई तो आपको पता भाई 300 वोल्ट आ रहे हैं, बंद कर दो सब चीजें। जब निडिल यहाँ है 240 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर, आप कहते हैं ठीक है आज तो बढ़िया वोल्टेज आ रहे हैं एकदम प्रॉपर, ना ज्यादा है ना कम है। जब यहाँ आ रहे हैं 180 वोल्ट पर, तो आप कहते हैं आज तो बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं। ऐसे ही मेजर करने के लिए ये एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर में एम्पियर्स लिखे होते हैं, एम्पियर लिखे होते हैं। आटा चक्की पे इस बार ध्यान से देखना है, सबमर्सिबल पे देखना, ये 0 एम्पियर, फिर उसके बाद यहाँ लिखा होगा 5 एम्पियर, यहाँ लिखा होगा 10 एम्पियर, यहाँ लिखा होगा 20 एम्पियर, यहाँ लिखा होगा 30 एम्पियर, यहाँ लिखा होगा 40 एम्पियर। पुराना किसी के घर बहुत पुराना, अब 20 साल पुराना अगर इन्वर्टर रखा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, तो उसमें भी मीटर लगा हुआ होता था, अब तो मीटर हटा दिए गए। तो यहाँ इससे पता लगता रहता है, जैसे निडिल अगर यहाँ है तो पता लगता है कि 10 एम्पियर का करंट इसमें चल रहा है, मतलब इसके एक तार से करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, और दूसरे करंट से वो तार से बाहर निकल रहा है 10 एम्पियर। ये एम्पियर मीटर होता है। लेकिन इसी का भाई है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, गैल्वेनोमीटर में 0 होता है बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ गैल्वेनोमीटर में 0 पॉइंट होता है बिल्कुल बीचों बीच। ये दो तार इसके गैल्वेनोमीटर के निकले हुए हैं, ये गैल्वेनोमीटर पर जी लिखा होता है, गैल्वेनोमीटर पर जी लिखा होता है। तो गैल्वेनोमीटर में 0 लिखा हुआ है बिल्कुल बीचों बीच। इस 0 के इधर 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 लिखे होते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, जो भी लिखा होगा, जैसे भी इसको कैलिब्रेट किया गया है। या मिली एम्पियर्स में होता है, माइक्रो एम्पियर्स में भी होता है, ऐसे ये लिखे हुए हैं। जब इसकी निडिल बिल्कुल 0 है, यहाँ पर निडिल खड़ी हुई है बिल्कुल 0 पर, तो इसका मतलब कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा, ना करंट आ रही ना करंट जा रही। लेकिन कभी इसकी निडिल अगर यहाँ है तो इसका मतलब होता है करंट इस सिरे से निकलकर दूसरे सिरे पर जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी निडिल आपको यहाँ दिखाई दे, दूसरी तरफ मुड़ी हुई दिखाई दे, तो फिर इसका मतलब होता है करंट की डायरेक्शन अलग है, उल्टी है, इधर से इधर करंट जा रही है। मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर भी करता है और करंट की डायरेक्शन भी बता देता है। करंट की डायरेक्शन भी बता देता है कि करंट इसमें किस साइड से आ रही है और किस साइड जा रही है। जबकि नॉर्मल एम्पियर मीटर केवल करंट मेजर करता है और करंट की डायरेक्शन नहीं बताता। उसके अंदर कुछ ऐसा जुगाड़बाजी की गई होती है कि इधर से करंट भेज दो या इधर से करंट भेज दो, हर बार वो एक सी ही रीडिंग देगा, एक ही तरफ को नीडल चलती है इसकी। लेकिन गैल्वेनोमीटर की नीडल इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है, बीच में 0 इसलिए बनाया गया ताकि करंट की डायरेक्शन पता लग जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका आपको दूं, देखो ए, ये आपने सेल लगाया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और यहाँ आपने गैल्वेनोमीटर डाल दिया है इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस के थ्रू, वरना गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा। तो ये 0 था, अभी इसकी निडल शो कर रही है आपको इधर, ठीक है। अगली बार आपने क्या काम किया, इस सेल को उलट दिया, ये माइनस प्लस इसके उलट दिए, और वही का वही गैल्वेनोमीटर फिर से लगाया, वही रेजिस्टेंस लगाया, तो इस बार इसकी जो निडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगी। इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? इतनी बात में किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, सबको समझ आ गई बात। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप करंट मेजर भी कर सकते हैं और करंट की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। जब आपने सेल को ऐसे लगाया था तो करंट की डायरेक्शन थी ये वाली, इधर को इसके बीच में से 0 से इधर को चली गई निडल। और जब करंट आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया सेल ये, तो इसकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ये करंट की डायरेक्शन भी बताया था और करंट की मैग्नीट्यूड भी इससे आप पढ़ सकते हैं, छोटी मोटी करंट को। तो ये गैल्वेनोमीटर आपने यहाँ लगाया। अगर बी से डी की तरफ करंट जाएगी इसमें, अगर बी से डी की तरफ करंट जा रही है इसमें, देखो मैं ऐसे रेड पेन से बना रहा हूँ करंट को, तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाई देगा ये। और अगर करंट बाय दी वे डी से बी की तरफ जा रही होगी, डी से बी की तरफ जा रही होगी करंट, तो इसका डिफ्लेक्शन ये यहाँ दिखाई देगा। समझ रहे हो, दो तरफ को इसका डिफ्लेक्शन हो सकता है। और सब कुछ लगा हुआ है प्रॉपरली, आपने सब जोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका डिफ्लेक्शन नहीं है,
तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि बी से डी की तरफ करंट नहीं जा रही, ना डी से बी की तरफ जा रही, सब कुछ जुड़ा हुआ, प्रॉपर जुड़ा हुआ है, एकदम बढ़िया जुड़ा हुआ है, मजबूत कनेक्शन आपने कर रखे हैं, फिक्स कर रखा है सब कुछ, फिर भी इसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, इसकी जो निडिल है वो जीरो की जीरो पर ही है। तो आपका कंक्लूजन होगा कि ना तो बी से डी की तरफ करंट जा रही है, ना डी से बी की तरफ करंट जा रही है, भले ही सब कुछ जुड़ा हुआ हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ सेल भी लगा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा, फिर भी इसमें करंट नहीं हो सकती? वही तो कहानी है, वही तो कहलाता है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी क्या, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। मतलब क्या है, देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। बात समझ आ गई? दो कंडीशंस होती हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। व्हीट स्टोन ब्रिज की पहली कंडीशन जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो कर रही हो, दूसरी कंडीशन जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है, तब हम कहेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। व्हीट स्टोन ब्रिज कब बैलेंस्ड है? जब गैल्वेनोमीटर में करंट का शो नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो की जीरो पे पड़ी हुई है, भले ही आपने बी को बिल्कुल मजबूती से पक्का जोड़ा हुआ है, डी को भी जोड़ा हुआ है, इसको भी बढ़िया जोड़ा है, इसको सबको सब सारे जोड़ आपके लूज है, लूज नहीं है कहीं भी। सेल भी आपने लगा रखा, की भी आपने लगा रखी है, इसमें करंट भी चल रही है, यहाँ एम्पियर मीटर डालोगे तो करंट शो कर देगा, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर शो नहीं कर रहा। कैसे होता है? उसी को होता है कंडीशन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब हम एक काम करूं, फिर से डायग्राम बना लूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे खचड़ पचड़ कर दिया, इसके अंदर सारा अनटाइडी हो गया। दोबारा बना लेता हूँ डायग्राम इसका, दोबारा बना रहा हूँ। देखो डायग्राम, ये बी पॉइंट, इसके अपोजिट डी पॉइंट, इधर ये ए पॉइंट और इधर ये सी पॉइंट। पहले ही मैंने अपने हेड बना लिए। एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ, इसे रेजिस्टेंस भी कह दो, इसे कंडक्टर भी कह दो, क्योंकि हर कंडक्टर अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टेंस अपने आप में एक कंडक्टर है। कुछ तो कंडक्ट करता ही है, इसलिए रेजिस्टेंस कंडक्टर भी है, कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता ही है, इसलिए हर कंडक्टर अपने आप में रेजिस्टेंस भी है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर बना ये, और यहाँ आपने लगाया एक सेल, सेल के साथ लगा दी ऑन ऑफ करने के लिए की। चलो की भी अभी दिखा दूंगा आपको क्या है, ठीक है। इसके पॉइंट्स ए बी सी डी, और मैं इनके नाम लिख लेता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है जी। अब देखना, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। सेल से यहाँ आपने की लगाई, स्विच ऑन कर दिया, सेल से करंट चली है आई, सेल से करंट चली है आई। अब पॉइंट ए पर पहुंचकर करंट को आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, या तो ए से बी की तरफ जाए या ए से डी की तरफ जाए। करंट कहती दोनों तरफ जाऊंगी मैं तो। कुछ करंट इधर चली गई, कुछ करंट इधर चली गई। ए से बी की तरफ जो करंट गई, मैंने इस करंट को लिखा I1। तो यहाँ ए से डी की साइड जो करंट चलेगी वो कितनी करंट होगी? ए से डी की साइड जो करंट चलेगी, यहाँ आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाइए, क्या? टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। उसमें आई में से I1 निकल गई एक तरफ ए से बी की तरफ, तो ए से डी की तरफ कितनी बची? ए से डी की तरफ बची I माइनस I1, ठीक है। अब इसके बाद जो I1 करंट है बी पर पहुंची, बी पर पहुंचकर फिर से दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, बी से सी की तरफ भी जा सकती, बी से डी की तरफ भी जा सकती गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो क्या हुआ? बहुत बढ़िया, I1 में से I2 चली गई कहाँ? I2 कहाँ चली गई? बी से सी की तरफ चली गई, ठीक है। नहीं, एक काम करता हूँ मैं, I2 में तो लंबी कहानी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से गैल्वेनोमीटर में गई करंट, गैल्वेनोमीटर में करंट गई कितनी? IG, IG लिख दिया इसे हमने। तो बाकी कितनी करंट बची बी से सी की तरफ जाने के लिए? I माइनस IG। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो रही है? I माइनस IG। पॉइंट ए पर करंट पहुंची आई में से I1 गई बी की तरफ, तो ए से डी की तरफ कितनी बची? I माइनस I1। I1 पहुंची बी पर, फिर से दो रास्ते थे, तो बी से डी की तरफ गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट गई IG, तो बाकी करंट बी से सी की तरफ कितनी बची? I माइनस IG। अब पॉइंट डी पर देखो जरा ध्यान से, बी से डी पर आ रही करंट IG,
और ए से करंट डी पर आ रही है आई माइनस आई वन। तो जितनी करंट आ रही है जंक्शन की तरफ उतनी ही करंट लौटेगी जंक्शन से दूर की तरफ। तो जंक्शन से दूर की तरफ जाने वाली करंट कितनी होगी, आई प्लस आई जी माइनस आई वन। जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जाएगी। कितनी करंट आ रही है, आई जी आ रही है और आई माइनस आई वन आ रही, तो टोटल करंट जाने वाली वापस जंक्शन की तरफ आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट आई माइनस आई जी माइनस आई वन। अब जरा यहाँ देखें इस पॉइंट पर, ऊपर से करंट आई थी कितनी, आई माइनस आई जी, नीचे से करंट कितनी आई सी से, डी से सी की तरफ कितनी आई, आई प्लस आई जी माइनस आई वन। तो यहाँ टोटल मिलाकर कितनी करंट होगी, इन सबको जोड़ दो इन दोनों को, देखो माइनस आई जी प्लस आई जी कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये आपका आई वन था, आई वन और माई प्लस आई वन कैंसिल होकर कितना बचा आपके पास, आई हो गया। सब कुछ परफेक्ट आ रहा है। आई करंट चली सेल से, आई करंट वापस चली गई, बीच में इसने इधर उधर रास्ते बदले, रास्ते काटे, इधर से उधर घूम फिर के क्या हुआ, वापस करंट आई बन गई यहाँ से। ये वाला करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलिए। सर हाँ बोलो। सर डी से बी की साइड नहीं जाएगी करंट? डी से बी की साइड नहीं जाएगी करंट, हाँ बात तो आप सही कह रही हो भाई। जब करंट को यहाँ आई वन को दो रास्ते मिल रहे हैं बी से डी की तरफ, तो ये जो करंट है आई माइनस आई वन, इसको भी तो दो रास्ते हैं, इसको भी तो दो रास्ते हैं, ये भी डी से बी की तरफ जा सकती है, डी से सी की तरफ जा सकती है। तो यही वाली क्यों हुई, ये वाली क्यों नहीं हुई, इसे कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई माइनस आई वन, इधर से आई जी चली गई, तो यहाँ से कितनी बचेगी, आई माइनस आई वन माइनस आई जी। लेकिन जब करंट डी से बी की तरफ जाएगी तो फिर आई वन और ये इधर जाने वाली करंट दोनों मिलकर अब ये क्या बन जाएगा, आई वन प्लस आई जी बन जाएगा। बात समझ आ रही इतनी? अच्छा फिर अब पहले इस कंडीशन में मतलब किसी साइड से जाएगी क्या? फिर से पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? सर एक ही साइड से जाएगी गैल्वेनोमीटर की साइड पे करंट? हाँ एक ही साइड से तो जाएगी ये करंट, या तो बी से डी की तरफ करंट होगी या डी से बी की तरफ करंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे ले लो। फिर से देखो डिस्ट्रीब्यूशन, करंट चली, टोटल करंट चली सेल से आई, आई ए पर पहुंची तो इसके पास दो रास्ते हैं, आई वन चली गई बी की तरफ, तो ए से डी की तरफ कितनी बची, आई माइनस आई वन, क्योंकि जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ लोगे, आई वन और आई माइनस आई वन को जोड़ोगे तो आई वन और आई वन कैंसिल होकर के आई बचेगा आपके पास। टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसके बाद में पॉइंट बी पर पहुंची करंट आई वन, तो इसे दो रास्ते हैं, एक्चुअल में ये भी संभव है कि डी से बी की तरफ करंट हो और हम अभी गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सब लास्ट में अपने आप ठीक हो जाता है। आई वन में से आई जी चली गई गैल्वेनोमीटर में, तो आगे बढ़ने के लिए कितनी बची, आई माइनस आई जी बची सी की तरफ जाने के लिए। अब ये पॉइंट जी यहाँ आया, अब ध्यान से देखना, ए से डी की तरफ करंट आ रही है आई माइनस आई वन, और डी की तरफ एक करंट और आ रही है बी से, कितनी आ रही आई जी। तो टोटल करंट कितनी आ रही है, कितनी करंट आ रही है टोटल, इन दोनों का जोड़, आई माइनस आई वन प्लस आई जी। तो यही जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट दूर जाएगी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ठीक है। और यहाँ देखें जरा ध्यान से, इन दोनों करंट्स को आप जोड़ दो, आई माइनस आई जी में से तो प्लस आई जी माइनस आई जी खत्म हुआ, आई वन यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का खत्म हुआ, दोनों जुड़ करके अब भी आई हो गई। अगर आप करंट लेते हैं डी से कि ये करंट आई और डी से गई बी की तरफ, तो अब यहाँ से करंट आई जी ले लो और ये वाली करंट अब आपकी कितनी बचेगी, आई माइनस आई वन माइनस आई जी, ये करंट बचेगी आई माइनस आई वन और इसमें से आई जी और घटा दो, फिर यहाँ कितना बन जाएगा, आई वन प्लस आई जी बन जाएगा, आई वन पीछे से आ रही थी फिर इधर से आ रही थी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि करंट बी से भी आ जाए करंट डी से भी आ जाए, अब दोनों यहाँ टक्कर मार जाए, तू जा पीछे मैं क्यों जाऊं पीछे, तू जा पीछे मैं पहला आया था, तेरी बाप की सड़क है, ऐसी तो होता है जब सड़क पे फंस जाते हैं, भाई चल पीछे हट, तो पीछे नहीं हट रहा तू, तेरी सड़क है मैं क्यों हटू पीछे, ना ना ना, ये नेचर बहुत डिसिप्लिन्ड होती है, इंसान अनडिसिप्लिन्ड है। करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, अगर बी इस पूरे कॉम्बिनेशन में बी हायर पोटेंशियल पर है तो करंट चलेगी बी से डी की तरफ। अगर डी का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, सपोज डी का वोल्टेज है 10 और बी के वोल्टेज है 9.9, तो अब करंट डी से बी की तरफ चलेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती, किसी भी एक डायरेक्शन में चलेगी। क्लियर हुई यहाँ तक की बात, क्लियर हुई?
अब ये तो कंडीशन हो गई वो जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई करंट है, चाहे तो बी से डी की तरफ या डी से बी की तरफ। जब बैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी तो देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो बैलेंस्ड कंडीशन में, इन बैलेंस्ड कंडीशन IG इक्वल जीरो, बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू जीरो होगी। और क्या कंडीशंस होंगी बैलेंस होने के लिए, इस व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यही एक्चुअली हमें फाइंड करना है, यही एक्चुअली हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम बारी बारी से दो लूप लगाएंगे। एक लूप लगाएंगे ए बी डी ए, दूसरा लूप लगाएंगे BCDA, BCDB, या लूप आप ये लगा लो, मैं इसको ई लिख देता हूँ, EABC, ये लगा लो, या लूप लगा लो ये वाला लूप लगा लो आप, या आप ऐसा लूप भी बना सकते हो, ई से यूं गए यूं गए यूं गए, ये गए ये गए ये गए, मर्जी आपकी। बढ़िया, सबसे बढ़िया बात तो फिजिक्स में यही है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, चाहे कुछ भी कर ले, सब हर जगह हर तरह से ठीक है, बात वही की वही पड़ेगी। तो मैं सिंपलेस्ट लूप ले रहा हूँ, सिंपलेस्ट लूप ले रहा हूँ ABDA, ABDA। देखना जरा ध्यान से, अब ये तो या तो डायग्राम फ्रेम से बाहर निकल जाएगा कैमरे के, या इक्वेशन फ्रेम से बाहर निकल जाएंगी, कोई बात नहीं। आंखें बड़ी तेज चाहिए कि जो सामने नहीं है वो भी दिखाई देता रहे। ABDA, लूप ABDA लगाया मैंने, देखो ध्यान से। जरूरी नहीं है कि किसी लूप में EMF आ ही रहा हो, EMF जरूरी नहीं है आना किसी भी लूप में। यहां से यहां तक देखिए, पूरा लूप आपने चक्कर काटा, EMF कौन सा मिला आपको, जीरो, कुछ भी EMF नहीं मिला, कुछ भी EMF नहीं मिला, जीरो इज इक्वल्स टू, अब आ जाओ, I1 है किसमें, P में, तो प्लस I1 इंटू पी, मैंने क्या लिखा यहाँ, प्लस I1 इंटू पी। उसके बाद में देखिए, बी से डी की तरफ जाने पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G लिखता हूँ, और करंट कितनी, IG, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आप ट्रेस कर रहे हो तो प्लस, सॉरी, प्लस IG इंटू जी। ओके, अब और लगा लो। अब जरा ध्यान से देखना कि जब डी से ए पर पहुंचे तो करंट है I-I1, लेकिन आपको करंट के अपोजिट चलना पड़ रहा है, तो I-I1 का लिया जाएगा निगेटिव। तो अब आपको क्या लेना है, निगेटिव ऑफ I-I1, और इसके साथ में कितना रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होना है, Q होना है, ठीक है, Q होना है ना। तो ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इससे आगे कुछ भी। अब लूप ले लेते हैं, अगला वाला लूप, लूप ले लेते हैं, कौन सा वाला लूप है मेरा, BCDB, BCDB, ये वाला लूप, BCDB। अब इस लूप में आप ध्यान से देखो, EMF कौन सा मिला आपको, कुछ नहीं मिला, तो ये क्या बना आपका, जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू, जीरो इज इक्वल्स टू, बी से सी, रेजिस्टेंस है R, करंट है I1 माइनस IG, और पॉजिटिव करंट की ही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। तो क्या लिखा आपने, I1 माइनस IG इंटू R प्लस का, ठीक है जी। अब अगले वाला आया, अगले वाला तो उल्टा चलना पड़ रहा है आपको, तो करंट जो भी है वॉट एवर इट इज, इसको निगेटिव लेना है। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगी करंट बनी निगेटिव में, कितनी निगेटिव बनी, I प्लस IG माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है इसके साथ में, S प्लस। अब उसके बाद में यहाँ से C, D, D से फिर B पर गए तो फिर करंट उल्टी पड़ रही है, तो क्या लेना होगा इसे, माइनस IG, और करंट और रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G है, तो माइनस IG इंटू जी। ये इक्वेशंस बन गई आपकी, दो इक्वेशन बन गई किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ लगाने के बाद। अब आते हैं फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, शॉर्ट फॉर्म में काम कर देते हैं, WSB, गेहूं पत्थर पुल। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए IG की वैल्यू कितनी है, IG की वैल्यू जीरो है। तो अब क्या करें, जहां जहां भी IG आ रहा है उसको जीरो कर दो। देखो ये तो
आ रहा था, I1P कुछ नहीं करना इसे, प्लस IG इंटू जी, IG 0 है तो इंटू से 0 होकर ये भी खत्म हो गया। अब ये क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास यहाँ माइनस माइनस I प्लस माइनस IQ प्लस I1Q इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं? अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं मैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ से IG खत्म हो गया तो I1 इंटू आर बचा, I1R। यहाँ से आपका क्या बचता है, देखो IG खत्म खत्म हो गया, यहाँ से IG यहाँ से खत्म हो गया, तो क्या बचा आपके पास, माइनस का I बचा और माइनस का ही I1 बचा, माइनस I इंटू एस और माइनस I1S। और ये क्या बचा आपका, ये तो IG इंटू जी कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 0, ये भी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ये I1S हो गया प्लस का, ठीक है हाँ। तो मुझे गड़बड़ लग रही है, या फिर ऐसा है कि मैंने कुछ नया तरीका अपनाया और वो नए तरीके में मैं अपने आप ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I1P और I1Q, I1R और I1S, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ। तो यहाँ से कॉमन आया कितना बोलो, I1 और P प्लस Q, है ना, इज इक्वल्स टू मैं इसको ले लूँ IQ। हाँ जी, वो थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया था कॉमन यहाँ से, सब कुछ सही चल रहा है बिल्कुल। IP इंटू पी, ये रहा, और इन दोनों में से मैंने Q कॉमन लिया, I माइनस I1 इंटू क्यू, करेक्ट। IR और इन दोनों में से S कॉमन लिया तो I माइनस I1 इंटू एस, ये निकल कर आया। अब यहाँ से आपने क्या काम करना है, तो अब क्या करूँगा मैं, देखो इसे दूसरी साइड ले आ रहा हूँ, इसे दूसरी साइड ले आ रहा हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन 1 आपकी बनी, I1P इज इक्वल्स टू, मैं पूरा उधर गया, I माइनस I1 इंटू क्यू, और ये क्या बना, I1R इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू एस। ये इक्वेशन 1 पर चल रही है, ये इक्वेशन नंबर 2 चल रही है। अब क्या कर देना है हमें, सिंपली 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना दोनों को, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ से कैसे होगा, देखो ध्यान से, ऊपर ये I1P बाय I1R इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आया ये I माइनस I1 क्यूब, I माइनस I1 S, सब कैंसिल होकर क्या बचा, P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S, या इसे दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हैं क्या, P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S। ये रिजल्ट हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ये रिजल्ट हम पहले भी यूज कर चुके हैं, क्या, कि जब आपके इन आर्म्स के रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम है, P अपॉन क्यू और इज इक्वल टू R अपॉन एस आ रहा है, अगर ये कंडीशन आपकी बन रही है, तो फिर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या फिर इस गैल्वेनोमीटर की जगह जो कुछ भी आपने लगाया हुआ है, आपने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है या आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी। करंट जब नहीं जाएगी तो इसका लगाना और ना लगाना एक जैसा ही है, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। फिर यहाँ से हमने काट करके पी आर को सीरीज में लिया था, क्यू एस को सीरीज में लिया था, याद कीजिए, ये रिजल्ट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होने के लिए, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, आर्म्स की, एडजेसेंट आर्म्स की रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम होना चाहिए। चाहे आप इसे कहते हैं P अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, दोनों तरीके से ठीक है, P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस भी ठीक है, क्यू P बाई क्यू इक्वल आर बाई एस ऐसे भी ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स की रेजिस्टेंसेस का रेशियो आप बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात, कब, जब व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस है तो। और अगर ये कंडीशन नहीं बन रही, ये कंडीशन नहीं बन रही, तो फिर इस गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई करंट का फ्लो जरूर होगा, चाहे वो बी से डी की तरफ हो या डी से बी की तरफ हो।
अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीजें सही अपनी जगह जुड़ी हुई हैं, तो गैल्वेनोमीटर में क्या ऐसी कभी पॉसिबिलिटी कि गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो ही ना हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, P अपॉन क्यू इक्वस आर अपॉन एस या P अपॉन आर इक्वस क्यू अपॉन एस, अगर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उस कंडीशन में होता क्या है एक्चुअली, प्रैक्टिकली इसके अंदर क्या होता है? एट बैलेंस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल है बी का, उतना ही पोटेंशियल होता है डी का। पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ले रहा हूं, ये पोटेंशियल कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। जितना पोटेंशियल बी का है उतना ही पोटेंशियल डी का है। दोनों के पोटेंशियल सेम होते हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। चाहे आप इसे वी डी माइनस वी बी कह दो या वी बी माइनस वी डी कह दो, दोनों जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो फिर करंट का फ्लो नहीं होगा। याद कीजिए, बिल्कुल शुरू शुरू में हमने बात करी थी कि पानी का फ्लो कहाँ होता है? वाटर का फ्लो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये दो आपके पेन हैं और दोनों को आपने एक ट्यूबिंग से बीच में जोड़ रखा है और इसके अंदर भरा हुआ है पानी या कुछ भी लिक्विड। तो लिक्विड का जो फ्लो है, लिक्विड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? लिक्विड का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है, हायर लेवल से लोअर की तरफ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ लिक्विड कितना है, डिफरेंस आता है किससे? लिक्विड का फ्लो डिसाइड होता है लेवल से। लेकिन अगर इन दोनों पॉट्स में लिक्विड का लेवल एक जैसा हो गया, लिक्विड का लेवल एक जैसा हो गया, तो अब क्या हो जाने वाला है? अब आपके लिक्विड का फ्लो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों तरफ लिक्विड एक जैसा हो गया, यहाँ जितना लेवल है लिक्विड का, दूसरी तरफ दूसरे पॉट में भी उतना ही हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ लिक्विड ज्यादा है यहाँ लिक्विड कम है, देर इज नो फ्लो ऑफ लिक्विड। तो ठीक वैसे ही जब जब P अपॉन क्यू आर अपॉन एस हो जाते हैं इक्वल, या P अपॉन आर अपॉन क्यू इजिकल्स टू क्यू अपॉन एस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में बी का पोटेंशियल डी का पोटेंशियल सेम आ जाते हैं। पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। बी का अपना कुछ सर्टेन पोटेंशियल है, 2 वोल्ट है सपोज, तो डी का भी 2 वोल्ट है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगा। एक्चुअल में करंट का फ्लो डिसाइड करता है लेवल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो करंट का फ्लो कहीं भी नहीं हो सकता, करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता। ये बात क्लियर हो यहाँ तक की सारी बात?